हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में यूपी टेट, सी टेट और राजस्थान टेट के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि ज्योग्राफी से संबंधित हैं और इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे सबसे पहले अपडेट्स आप तक पहुंच जाए। इससे संबंधित सोशल साइंस और साइंस से संबंधित टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे वीडियो के नीचे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न से। वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्न में से कहाँ पाई जाती है? विरलता का मतलब होता है सबसे कम वर्षा होना, सबसे कम वर्षा होना। लेह, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जो है कि इसका आंसर राजस्थान के कोई ना कोई लोकेशन लगाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा लेह। लेह में जो है कि सबसे कम वर्षा होती है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। सीटेट में इसी प्रकार के कथन और कारण के प्रश्न आते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। यूपी टेट और राजस्थान टेट में थोड़े बहुत फैक्चुअल प्रश्न आते हैं, लेकिन अब वहाँ पर भी स्टेटमेंट वाइज प्रश्नों का चलन शुरू हो गया है। चलिए देखते हैं। हिमालय की नदियाँ बारहमासी हैं। बिल्कुल सही बात है। बारहमासी का मतलब होता है इनको मानसून से नहीं बल्कि हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने से लगातार पानी की प्राप्ति होती रहती है, इसलिए इनका पानी कभी नहीं सूखता है। यह क्षेत्र केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वृष्टि प्राप्त करता है। अब वृष्टि का मतलब वर्षा। क्या यह क्षेत्र केवल दक्षिण पश्चिम के मानसून से ही वर्षा प्राप्त करता है? तो ऐसे में हम इसको क्या कहेंगे बताइए? ये स्टेटमेंट तो गलत कहा जा रहा है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सी वाला सही माना जाएगा। यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इस आधार पे क्या कहेंगे हम कि पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यानी ए सही है और आर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, झूम कृषि का स्थानीय नाम और प्रदेश। पहले तो ये जानिए कि झूम खेती क्या होती है। झूम कृषि सामान्यतः जनजातियों के द्वारा की जाती है। इसमें एक पर्टिकुलर क्षेत्र में सारे जंगलों को काट दिया जाता है और वहाँ पर क्या किया जाता है? खेती की जाती है। अपने खाने पीने के लिए भोजन उपजाते हैं। लेकिन जब इस ज़मीन की उर्वरा शक्ति जो है कि समाप्त होने लगती है, कम होने लगती है, तो लोग इन क्षेत्रों को छोड़ के और दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं और फिर वहाँ के जंगलों को समाप्त करते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक संकट हो रहा है झूम खेती, जो पर्यावरण की दृष्टि से क्या हो रहा है? जंगलों को लगातार कम करता जा रहा है। तो इसीलिए पूछा गया यह प्रश्न कि किस प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। झूम नाम से, पर्टिकुलर झूम नाम से अगर हम बात करेंगे तो ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताते रहिएगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट वाले जोन में पाया जाता है, उत्तर पूर्व के क्षेत्र में, सिक्किम, असम, मेघालय, यहाँ पर। और कुमारी नाम से, कुमारी नाम से यह पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में कहा जाता है, जिसमें आपका गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब क्षेत्रों में। बन्ना, बन्ना की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। और पोडू की अगर हम बात करेंगे तो पोडू इसको आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कजरी, ये कजरी क्या है? ये कजरी मिर्ज़ापुर में गाने वाली कजरी नहीं है, बल्कि ये इसकी फुल फॉर्म अगर पूछी जा रही है आपसे तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को जो है कि पारित किया गया। और अगर मैं बात करूं वन संरक्षण अधिनियम, तो यह पारित किया गया था 1972 में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो 1980 में पारित किया गया था। और एक चीज़ और जानिएगा यहाँ पे कि ये जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है 1986 में, इसको छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान हैं और इनके राज्यों से संबंधित ये पूछे जा रहे हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपके कर्नाटक में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपके उत्तर प्रदेश में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उड़ीसा में है। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये आपका राजस्थान में है। तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यानों को भी आप लोग तैयार रखिएगा, पेपर में ज़रूर मिलेगा एक ना एक। अगले प्रश्न को देखें। साइलेंट वैली चर्चित होने का क्या कारण है? क्या यहाँ पे जनसंख्या का विस्फोट है, या परमाणु केंद्र की स्थापना है, या जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण होता है, या अधिक जल का संचय किया जाता है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता और सदाबहार वनों का संरक्षण किया जाता है। और यह किस राज्य में संबंधित है? तो केरल राज्य में स्थित है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें आपसे फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी आपको कहाँ मिलेगी? उत्तराखंड में मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? उत्तराखंड में। अगले प्रश्न को देखें।
भारत में कौन सी मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है? हमने इससे पहले वीडियो में मृदा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराए थे, तो वहाँ मैंने बताया था कि सबसे अधिक जो मृदा मिलेगी हमें वो जलोढ़ मृदा मिलेगी, और उसके बाद थोड़ी सी कम मात्रा में लाल मृदा मिलेगी। उसके बाद आपकी आती है काली मृदा, और फिर सबसे लास्ट में आती है लैटेराइट मृदा। तो पूछ रहा है सर्वाधिक क्षेत्रफल तो जलोढ़ मृदा, और सबसे कम क्षेत्रफल में लैटेराइट मृदा। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 72 प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं इसको। हम पूछ रहा है रेगुर मिट्टी ग्रेनाइट के अपक्षय से निर्मित होती है। पहले तो यह मैं बता दूं आपको कि रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं। रेगुर मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कह दिया जाता है। तो ये ग्रेनाइट के अपक्षय से निर्मित होती है। लैटेराइट मौसमी वर्षा वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टी है। लाल मिट्टी ऑक्साइड संपन्न होती है, और पर्वतीय मिट्टी परिपक्व होती है। तो यहाँ पर इन चार में से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही होगा। अब अगर हम बात करें 72 प्रश्न का, तो देखिए इसमें कौन कौन सा सही है। देखिए रेगुर मिट्टी ग्रेनाइट के अपक्षय से नहीं, बल्कि ये तो दक्कन के ट्रैप से मिलती है, यानी वहाँ पे काली मिट्टी जो पाई जाती है वो बेसाल्ट चट्टान होती है, ग्रेनाइट नहीं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा पूछ रहा है लैटेराइट जो होती है वो मौसमी वर्षा की विशिष्ट विशेषता होती है, बिल्कुल सही बात होती है, इसीलिए जो है कि सेकेंड स्टेटमेंट सही है। लाल मिट्टी में ऑक्साइड बिल्कुल पाया जाता है, इसी को हम कहते हैं Fe, यानी कि फेरस ऑक्साइड यहाँ पे मिलता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन पर्वतीय मिट्टी अभी परिपक्व नहीं है, क्योंकि ये चट्टान के साथ मिश्रित होती है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे प्रकार की खेती नहीं हो पाती, क्योंकि पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो पाई है। तो चौथा भी गलत है। तो 2 और 3 सही होने की वजह से बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के शंकु वृक्ष कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? हिमालय के जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं कुछ इस तरीके के आपने देखे होंगे, कटीले वृक्ष, और इस पे बर्फ़ बैठ जाती है तो सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, देखिए इसका सही जवाब होगा मेरे दोस्तों बी ऑप्शन। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर हमें शंकु वृक्ष देखने को मिल जाते हैं हिमालय के क्षेत्र में। अगले प्रश्न को देखते हैं। करेवा मृदा, अब यहाँ पर इसको भी सोचिएगा, मतलब सुनिएगा कि करेवा मृदा अच्छी मानी जाती है। तो देखिए जो केसर की खेती होती है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये वहीं पर करेवा मृदा मिलती है, इसीलिए ये हिमालयी क्षेत्रों में केसर की कृषि के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपके 2 क्वेश्चन मिले। पहली चीज़, केसर की कृषि कहाँ होती है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो करेवा मृदा अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं हम। भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, या कोणधारी वन। 75 का बी ऑप्शन से हो जाएगा अर्ध सदाबहार वन। पूर्ण व्यावसायिक वन का मतलब होता है जिन वनों को जो है कि हम काट के उनकी लकड़ियों को जो है कि बेच के कुछ इनकम जनरेट कर सके। इसमें सामान्यतः कौन कौन से वन आते हैं? अगर हम देखेंगे साल वृक्ष आएगा, सागौन आएंगे, बांस आएगा, चंदन आएगा। तो ये सब इनके प्रमुख वृक्ष हैं जहाँ से हम कुछ व्यापार भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखें। भारत में सुंदर वन किस वनस्पति प्रदेशों में पाया जाता है? पहली चीज़ कि ये किसके डेल्टा में पाया जाता है, तो हम जानते हैं इसको गंगा और ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा में पाया जाता है। मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है पश्चिम बंगाल के पास, बंगाल की खाड़ी में, तो वहाँ पे सुंदरवन की प्राप्ति होती है। तो वहाँ पर कौन से वनस्पति मिलती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, या कटिबंधीय मानसून, या ज्वारीय, या मरुस्थलीय। तो वहाँ पर आप जानते हैं हमें ज्वारीय वन सबसे अधिक मिलते हैं, इसीलिए सुंदर वन कौन से हो जाएंगे? ज्वारीय वनों के अंतर्गत आएंगे। और इसके यहाँ पर सुंदरी नाम का एक वृक्ष होता है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम सुंदर वन रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 देखें। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान कुछ दिनों तक बाकी होने के बाद यदि 1 या अधिक हफ्तों तक वर्षा नहीं होती है तो इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून का समय आ चुका है, लेकिन कुछ दिनों तक तो बारिश होती है, लेकिन अचानक एकाएक क्या होता है 1 या अधिक हफ्ते तक बारिश ही नहीं होती है। तो ऐसे में हम उस चीज़ को क्या कहेंगे? मानसून की रुकावट, यानी मानसून ही रुक गया, यानी उसमें नमी नहीं मिली वायु में, इसलिए वो वर्षा रुक गई है। इस घटना को हम मानसून के रुकावट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका,
भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो हमारे भारत में मकर रेखा तो नहीं है, लेकिन कर्क रेखा का क्षेत्र पाया जाता है इसीलिए। और भारत अयन रेखाओं के मध्य स्थित है। किसके बीच स्थित है, अयन रेखाओं के। तो दोनों ही सही है, लेकिन क्या है यहाँ पर जो है कि व्याख्या सही नहीं की जा रही है। आगे चलते हैं, आइए हम 79 प्रश्न को देख लेते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे, राज्य और जनजातियाँ। अब अगर हम बात करेंगे इसके राज्य और जनजातियाँ की, कौन से राज्य में कौन सी जनजाति मिलती है, तो देखिए गुजरात की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात में हमें भील मिलेगी। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में हमें गोंड मिलते हैं। नागालैंड की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें मिकिर जनजाति मिलती है, जो कि मिकिर पहाड़ी के नाम पर रखा गया है। और ओडिशा में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर खोंड जनजाति मिलती है। देखिए गोंड और खोंड में अंतर रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 80, भारत में कितने प्रमुख जो है कि जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमारे भारत में 10 प्रमुख जो है कि जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। कितने हैं, 10 जो है कि हमारे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एक ट्रांस हिमालय हो गया, हिमालय दूसरा, रेगिस्तानी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्कन क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र और अर्ध शुष्क क्षेत्र। एनसीईआरटी की पुस्तक में आपको 10 भागों में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में 3 बड़े सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य। तो सबसे बड़े जो 3 चीनी उत्पादक राष्ट्र हैं, एक उसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रबर बोर्ड कहाँ पर स्थित है। दक्षिण भारत में भारत की रबड़ की खेती ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए इसका बोर्ड भी दक्षिण भारत में ही होगा कहीं ना कहीं। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर, केरल। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है तो डी ऑप्शन कर्नाटक। और यहाँ पर लगभग जो है कि भारत का 70% हिस्सा कर्नाटक में ही उत्पादित किया जाता है कॉफ़ी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक। तो भाई दूध में तो हम यूपी वाले ही सबसे आगे हैं, तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। जूट की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है। बहुत आराम से आप बताएंगे पश्चिम बंगाल। चाय की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, आसाम में होती है। रबर की खेती केरल में होती है, अभी हमने पढ़ा भी कि भारतीय रबर बोर्ड कहाँ पे स्थित है, केरल में ही। और गन्ना की सबसे अधिक खेती उत्तर प्रदेश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि कौन सी नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। ब्रह्मपुत्रा का, गोदावरी का, कृष्णा का, महानदी का। बहुत आसान प्रश्न है। ब्रह्मपुत्रा का जो है कि सर्वाधिक जो है कि क्या है, अपवाह क्षेत्र है। और दूसरे नंबर पे गोदावरी, तीसरे नंबर पे कृष्णा और चौथे नंबर पे महानदी। ये इसी के अंतर्गत है। अगर हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा की, सिंधु की, गंगा की, तो ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और गंगा इन तीनों का ही सर्वाधिक क्षेत्र होता है। अगले प्रश्न को देखें, ट्रक खेती किससे संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही यूनिक प्रश्न है ये। ट्रक खेती किससे संबंधित है। तो ट्रक खेती की अगर हम बात करेंगे तो साग सब्जी ए ऑप्शन इज करेक्ट। इस प्रकार की खेती में क्या होता है ना, फलों और सब्जियों को बाजार में काफ़ी दूर तक हम भेज सकते हैं। और सबसे अधिक इसका प्रयोग कहाँ होता है, यूएसए। यानी कुल मिला के ट्रकों से ट्रांसपोर्ट करना, उसी को हम ट्रक खेती के नाम से जान रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित कृषि क्षेत्र में अधिक सफल साबित हुआ है। भारत में जो हरित कृषि क्षेत्र में अधिक कौन सा सफल हुआ, प्रायद्वीपीय भारत में, बिल्कुल नहीं। मध्यवर्ती भारत, भारत के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र, या पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र काफ़ी डेवलप रहा और काफ़ी सफल रहा। यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना की देन है। अगले प्रश्न को देखें, भारत का कौन सा क्षेत्र चावल का कटोरा के रूप में विख्यात है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे अधिक जो है कि आपको चावल की खेती देखने को मिलेगी। और यह जो डेल्टाई प्रदेश है, ये जो डेल्टाई क्षेत्र है, ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश के नज़दीक, यानी आंध्र प्रदेश के पास बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है 90, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो हरित क्रांति में क्या था, खाद्यान्न उत्पादन था, बिल्कुल सही है। नीली क्रांति में आप देखेंगे मछली उत्पादन, बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति में दुग्ध उत्पादन, यह भी सही है। लेकिन 90 का जो डी है,
ये आपका गलत हो जाएगा। पीत क्रांति का मतलब इस्पात क्रांति नहीं था, बल्कि तिलहन का उत्पादन करना था। किसका उत्पादन करना था? तिलहन का। तो इसको हम कहते हैं येलो रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर तिलहन की बात हो रही है। और 91 प्रश्न को देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है? तो सबसे अधिक जो सिंचाई होती है वो कहाँ होती है? हमारे उत्तर प्रदेश में होती है, जिसमें प्रमुख फसलें क्या होती हैं? गेहूँ, चावल, गन्ना, इन सब की जो है कि सबसे अधिक यहाँ पर सिंचाई की जाती है। और 92 प्रश्न को देखते हैं अगर हम, आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 है, हिमालयी क्षेत्र खनिज संसाधनों से समृद्ध नहीं है। क्यों नहीं समृद्ध है? क्योंकि यहाँ पर सैलीय परत के विस्थापन ने चट्टानों की व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया और उसे जटिल बना दिया। इसीलिए यहाँ पे खनिज संसाधन प्रमुख रूप से नहीं है, जैसे कि रॉकीज़ और एंडीज पर्वत श्रृंखला में पाए थे, यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में। तो ये थे आपके टॉप MCQs ज्योग्राफी से रिलेटेड। चलिए मिलते हैं आपको, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।